छात्रों नमस्ते। तो आज हम देख रहे हैं दुख का अधिकार, कक्षा 9वीं का पहला घटक, जिसके रचनाकार यशपाल जी है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां देखते हैं छात्रों। देशद्रोही, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सभी उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग, संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता बेहद ज़रूरी है। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबी की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण में सामना होने पर हम सब विवश हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न समय। तो देखते हैं छात्रों दुख का अधिकार। कभी कभी इस कहानी में यह भी हमें देखने को मिलेगा कि दुख का अधिकार दुख करने का भी कभी कभी समय नहीं होता। तो यशपाल जी की रचना दुख का अधिकार हम देखते हैं छात्रों। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विविध श्रेणियों में बांट देती है। देखो, कभी कभी पोशाक का फर्क पड़ता है। प्राय का अर्थ अक्सर। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा यानी स्तर छात्रों निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम ज़रा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों यानी निम्न वर्ग में जो लोग रहते हैं उन श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय ये पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। कभी कभी हमारे लिए पोशाक ही बंधन और अड़चन यानी समस्या का कारण बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। वायु की लहरें मान लो कोई पतंग कट गई है तो वह जल्दी वायु की लहरें नीचे नहीं आने देती। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारा पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो देखिए छात्रों, बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब चित्र में दिखाई दे रहे हैं, एक महिला है, एक छोटी सी डलिया। डलिया यानी बांस का पात्र है। डलिया यानी बांस का क्या है? पात्र है। उसमें कुछ खरबूजे हैं और ज़मीन पर कुछ बिक्री के लिए रखे जान पड़ते हैं। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ उम्र यानी जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास, बीच की। अधेड़ का अर्थ ना बूढ़ी ना युवा। ऐसी एक औरत वहाँ पर बैठी रो रही थी उन खरबूजों के समीप। समीप यानी पास। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। देखो, पोशाक ठीक न होने के कारण कभी कभी ऐसा भी माल बिकता नहीं अच्छा होने पर भी। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी, और जो बेचने वाली महिला है वह उसने अपना सिर छिपाए है सिर छिपाया घुटनों पर, वह उसने रखे फपक फपक रह कर रोना। फपक फपक कर रोना का अर्थ है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। पड़ोस की दुकान है, वहाँ पर तख्त यानी एक खटिया नुमा चारपाई नुमा लकड़ी का चौकोर एक बड़ा तख्ता, उसे तख्त कहते हैं, पर बैठे या बाजार में खड़े लोग उसे घृणा यानी नफरत, तिरस्कार
से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। व्यथा का अर्थ दुख, पीड़ा। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? किसके पास कोई तरकीब कौन सी थी कि उसके रोने का कारण क्या है? ऐसा हमारे यशपाल जी कह रहे हैं। फूटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। और लेखक कह रहे मेरी पोशाक ही एक बाधा बन गई कि मैं वहाँ पर उसके पास फूटपाथ पर यानी रास्ते के किनारे। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, देखो कोई व्यक्ति एक मानवीय संवेदना होनी चाहिए, कोई उसका स्तर नहीं देखना चाहिए, उसका पोशाक नहीं देखना चाहिए। पर एक आदमी ने नफरत से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और ये बेहया दुकान लगा के बैठी है। बेहया का अर्थ छात्रों निर्लज्ज। और वो दुकान लगाकर, और यशपाल जी ये यहाँ पर बता रहे हैं क्या मजबूरी है, हम कहानी में आगे देखते हैं। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। नियत का अर्थ इरादा, अल्लाह यानी भगवान, उसी प्रकार लाभ, बरकत यानी लाभ, वृद्धि देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, दिया सलाई यानी माचिस की तीली, तीली तो यहाँ पर ही है। कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई, बेटा बेटी तो छात्र आप जानते हैं, बेटा यानी लड़का, बेटी यानी लड़की, खसम यानी पति, लुगाई यानी पत्नी। याद रखिए छात्रों यह शब्द, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून की दुकान नया शब्द है छात्रों, राशन की दुकान। परचून की दुकान यानी क्या, राशन की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब नहीं, उनके लिए मरे जिए का कोई अभिप्राय नहीं है, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए, दूसरे का धर्म और उनका ईमान ख्याल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। आज भारत यह परंपरा वाला देश, किसी की मृत्यु होती है घर परिवार में तो 13 दिन का सूतक होता है, किसी वस्तु को न छूना, घर के बाहर न जाना, इस प्रकार का। और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। बाजार में आकर एक प्रकार का फल खरबूजा बेचने बैठ गई। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। लोगों को क्या पता कि किसके घर की क्या स्थिति है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, वो थोड़ी ठीक ठाक चलेगा रहेगा। क्या अंधेर है, कितना बुरा है, ऐसा कहा यहाँ पर। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था। इस महिला का कितने बरस का जवान लड़का था, 23 बरस का। घर में उसकी बहू और पोता पोती है, घर में उसकी बहू है, साथ में उसका पोता यानी बेटे का लड़का, पोती यानी बेटे की लड़की है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके, कछियारी यानी खेत में तरकारी बोना, लगाना, उगाना और आने पर बेचना। उसका बेटा उस 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह, छात्रों निर्वाह यानी गुजारा करता था। खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, खरबूजों की डलियां बाजार में पहुंचाता, लड़का स्वयं सौदे का अर्थ है क्रय विक्रय, खरीदी बिक्री के लिए बैठ जाता, तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। परसों यानी लगभग 2 दिन पूर्व सुबह सवेरे बेलों में से खरबूजे के बेल यानी वेली, लता, उसके पके खरबूज एक अलग अलग करके चुन रहा था, तोड़ रहा था। गीली मेड़ की तरावट में, मेड़ का अर्थ याद रखना छात्रों,
खेत का मिट्टी का ढेरा यानी मेड़, बीच में खेत है, उसके चारों ओर मिट्टी का एक घेरा है, उसे मेड़ कहते हैं। मेड़ का दूसरा अर्थ पाली भी है। तो मेड़ की तरावट में, तरावट का अर्थ गीलापन, मिट्टी गीली थी, तरावट का अर्थ गीलापन में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और वो गीली मिट्टी में सांप बैठ गया था, उस पर इस महिला के बेटे का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। बहुत ही एक बुरी घटना। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर तितर बितर, बावली का अर्थ तो एकदम पगली होकर ओझा को बुला लाई, जो झाड़ फूक करने वाला, मंत्र वगैरह मारने वाला, ताकि वह सांप का जहर निकल सके, ऐसे ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, जो उसका जो पूरी तरह से जो सांप डस लिया था वो उतारना हो गया। नागदेव की पूजा भी हो गई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, पूजा के लिए कुछ रुपया दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया, जो आटा और अनाज था वो सारा दान में चला गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, और जो बच्चा था वो भगवाना उसे लिपट लिपट कर रोने लगे। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ, एक बार वह घर का लड़का इस महिला का वो चुप हो गया तो चुप हो गया, फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। सारा का सारा बदन यानी शरीर, सारा का सारा बदन क्या पड़ गया था? काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, पर मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? अंतिम विदाई कैसे उसे पुराने कपड़े या नंगे कैसे भेज दिया जाए बिना वस्त्र के? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, और बजाज एक व्यापारी है कपड़े का, उसके दुकान से नया कपड़ा लाना होगा। चाहे उसके लिए माँ के हाथों से छन्नी ककना ही क्यों न बिक जाए, और उसके लिए माँ के हाथों के, माँ ने जो बनाए हैं छन्नी और ककना यानी छलनी और दूसरे बर्तन, छन्नी ककना का अर्थ आदि दूसरे बर्तन ही क्यों न बिक जाए, लेकिन उसे नंगे विदा नहीं करना चाहिए। भगवाना परलोक चला गया। परलोक यानी दूसरे लोग, परलोक यानी दूसरे लोग चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी यानी जो चोकर आटा जो था, चूनी भूसी थी, सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे, भूख से व्याकुल होकर रोने लगे। बिलबिलाना, वह रोने लगे, बिलखने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, दादी ने बच्चों को खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। बहू का बदन एक बुखार से, इतनी उसे बुखार आई थी कि तवे की तरह जल रहा था, तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बेटा काम काजी नहीं रहा तो 2 आने 4 आने कौन उसे उधार दे देता? बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए, और रोते रोते आँखों से आँखों आंसू पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे, बटोरे का अर्थ याद रखिए छात्रों, समेटे हुए एकत्रित किए खरबूजे को एक डलिया में, छोटे बांस के पात्र में समेट कर रख कर एकत्रित कर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, यशपाल जी बता रहे, और दूसरा उपाय भी क्या था? कोई उसे देने वाला नहीं था, और खरबूजे बेचने पर जो रुपया मिलेगा उससे उसका घर चलने वाला था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। बेटा उसका गया, घर परिवार को चलाने की हिम्मत वह जुटाकर वो बाजार में खरबूजे बेचने चली गई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर वो रो रही थी। उसने चादर लपेटी और सिर अपने घुटनों पर टिकाया, और उसका रोना रुक नहीं रहा है, वो रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, चल बसना छात्रों याद रखना, मृत्यु होना। वह आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, यानी क्रय विक्रय करने, बिक्री करने के लिए चल रही है। हाय रे पत्थर दिल,
हाय रे पत्थर दिल, एक पत्थर यानी चट्टान जिसे कहते हैं, क्या उसका हृदय पत्थर के समान है? नहीं छात्रों, यहाँ पर उसकी मजबूरी ये है कि उसे घर परिवार, बहू को, बेटे को खाने के लिए, अभी देने के लिए वो खरबूजे बेचने के सिवा उसके पास कोई अब चारा नहीं, और सारा दुख वह अपने सीने में रखकर बाजार में बेचने चली गई। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से, पुत्र वियोगिनी, पुत्र जो उसका बिछड़ गया, वियोग हो गया, ऐसी अब स्त्री के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में, पास में, पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। यशपाल जी कह रहे, मैं उस इसी प्रकार कोई दुखी माता की मैं बात सोचने लगा। वह संभ्रांत, संभ्रांत का अर्थ याद रखना, प्रतिष्ठित इज्जतदार महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। 2.5 मास तक, 2.5 तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती। पुत्र के अलग होने के कारण, मृत्यु होने के कारण, वियोग के कारण उसे बेहोशी आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे, और मूर्छा न आने के और उसकी आँखों से आंसू भी न रुक सकते थे। यानी उस अवस्था में, उस स्थिति में 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। 2 डॉक्टर हर समय, जिधर वह सिर रख कर सोई है उधर उस महिला के पास 2 डॉक्टर बैठे रहते थे, चिकित्सक बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी, और हर समय सर पर उसके बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे, और शहर भर के, क्योंकि प्रतिष्ठित महिला का पुत्र गया था, तो शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक यानी पुत्र चला गया उस महिला का, उस दुख से द्रवित का अर्थ व्याकुल हो उठते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, देखो छात्रों, यशपाल जी आगे क्या कह रहे, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए, फिर उसे अपना गर्दन उठाए, राह चलतों से, राह पर चलने वाले लोगों से ठोकरें सुनना, लोगों की बातें सुनना, संघर्ष करते हुए ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था। लेखक कह रहे थे, मैं चलते चलते सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, एक समय चाहिए, सुविधा चाहिए, और दुखी होने का भी अपना एक अधिकार होता है। जब कोई, उसे दुखी होने का हर एक को अधिकार नहीं होता, किसी किसी को अधिकार होता है। देखते हैं छात्रों, दुख का अधिकार में यशपाल जी ने पूरी तरह से ये बताया है कि कठिन परिस्थिति में स्वयं खुद ही संभलना पड़ता है। परिस्थिति चाहे थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन उसे हार मानकर आगे की बची हुई जिंदगियां, इनके लिए सहारा बनना पड़ता है। और हर एक को कभी कभी दुख करने का अधिकार भी नहीं होता। छात्रों, आपको ये कैसे लगा, ज़रूर कमेंट में दुख का अधिकार मुझे कमेंट में बता देना। आप मेरे चैनल पर अभी अभी देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इससे भी बढ़िया और वीडियो आपकी कक्षा के देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।